जिस तरह ब्रिटेन ने वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो अपनी एम्पायर के ऊपर वो हाथ छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है यूएसए के साथ भी कुछ ऐसा होने जा रहा है? अमेरिका के ऊपर भी अब आप देखें कि अमेरिका की बेसिस मोर देन 80 कंट्रीज उसकी बेसिस मौजूद हैं, और उसमें मतलब तकरीबन 750 के करीब उसकी बेसिस हैं, और तकरीबन 120 से 150 के दरमियान ममालिक हैं जिनके अंदर उनके मतलब बेसिस के अलावा फौजी मौजूद है। अब ये देखें कि युआन के ऊपर जो लोगों का इन्हिसार बढ़ रहा है पैसे ऑफ टाइम, और इवन जो यूरोपियन पावर्स हैं वो भी जो है वो जब से यूरो के ऊपर वो आई हैं उनका भी जो इन्हिसार है वो डॉलर के ऊपर निस्बतन कम हो गया। जो इकोनॉमिक एग्जॉस्शन है उसकी तरफ तो अमेरिका पहुंच गया हुआ है। तो जैसे 1970s में यूएसएसआर की प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, या ब्रिटेन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में बहुत बड़ा एक दशका लगाया था, तो उसी तरह इनकी प्रोडक्टिविटी भी अब इनके प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है आप बयान खुद देख लें, वो खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी उस तरह नहीं है, हमने बाहर से इंडस्ट्री वापस लेके आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम इनसाइट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर मतीन, जो कि यूएमटी के बेहतरीन प्रोफेसर हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि हम बात करेंगे यूएसए के डाउनफॉल पर। आज हम उसी टॉपिक को सर मतीन से डिस्कस करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यूएसए का डाउनफॉल क्या नज़दीक है या सिर्फ ये लोगों की बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा सर, बात यह है कि यूएसए के डाउनफॉल के ऊपर बहुत से लोग अपनी अपनी थ्योरी पेश करते हैं। आपको क्या लगता है कि यूएसए का डाउनफॉल नज़दीक है या ये बहुत दूर है? लेकिन जहाँ तक डाउनफॉल किसी भी ऐसी मेजर स्टेट के, एक मेजर पावर की डाउनफॉल का जब तज़किरा आता है तो फिर हमें तारीख़ की तरफ देखना पड़ता है। तारीख़ में जो दीगर पावर्स हैं उनको, उनके राइज़ और फॉल को अगर हम देखेंगे तो हम यूएसए के राइज़ और फॉल को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अगर यूएसए के ऊपर बात करनी है तो हमें पहले तारीख़ को जांचना होगा, उसके ऊपर नज़र डालनी होगी। तो तारीख़ में अगर हम नज़र डालते हैं मुख्तलिफ़ जो सुपर पावर्स मुख्तलिफ़ औकात में, यानी जब अम्पायर्स का पीरियड था उस वक़्त, जैसे पर्शियन अम्पायर, रोमन अम्पायर और फिर इस्लामिक कैलिफेट का पीरियड आया, तो उनका भी पहले राइज़ हुआ, फिर फॉल हुआ, और उसके बाद फिर जब नेशन स्टेट सिस्टम आया तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ स्टेट्स ने एक सुपर पावर स्टेटस अडॉप्ट किया विद ड्यू प्रोसेस, यानी एक ख़ास प्रोसेस से गुजरते हुए वो उनका राइज़ हुआ, और उसके बाद उनका एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद उनका फॉल भी हुआ। तो इस हवाले से चूँकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, अम्पायर्स में भी चला है, और उसके बाद नेशन स्टेट सिस्टम ये जो यूरोप के अंदर डेवलप हुआ है 1648 के बाद, तो उसके अंदर भी ये सिलसिला चलता रहा है। तो अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं, यानी इसके एसेंस को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो इस हवाले से मुख्तलिफ राइटर्स ने मुख्तलिफ थेरीज डेवलप की हैं, मुख्तलिफ अपने नज़रियात दिए हैं, आइडियाज़ दिए हैं, मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं जिनको जो राइज़ एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स को डील करते हैं। इस हवाले से जो सबसे पहला, जो मेरी नज़र में जो सबसे पहला जो एक अहम जो कंसेप्ट दिया था वो इब्न खुल्दून ने उनकी बुक है अल मुकदमा, उसमें उन्होंने दिया था, और उसमें उन्होंने साइकिल की बात की थी कि एक जो स्टेट्स होती हैं वो साइकिल के तौर पर राइज होती हैं और उनका फिर फॉल होता है। जैसे उसमें उनका एक बड़ा अहम कंसेप्ट था असबिया का कंसेप्ट था, सॉलिडेरिटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। सॉलिडेरिटी अगर स्टेट में जितनी ज़्यादा बढ़ती है वो उतना उसी तरह राइज होती है, और फिर वो उनका बेसिकली कंसेप्ट था कि जैसे जैसे फिर सॉलिडेरिटी डिक्लाइन होती है तो स्टेट का डिक्लाइन वो शुरू हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हुए अगर हम जो मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स, उनके अगर हम एनालाइज करें तो उसमें पॉल कैनेडी हैं जिनका राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, ये बड़ी मतलब एक बहुत अहम बुक कंसिडर होती है इस टॉपिक पर। उसके अलावा रे डालियो हैं जिन्होंने इसी टॉपिक को जो है वो एक्सप्लोर किया। इसके अलावा जो है इमैनुअल वालरस्टीन हैं, वो भी इसी टॉपिक पे उन्होंने 1970s में भी उन्होंने भी लिखा। ये जो डेलियो का मैंने तज़किरा किया, ये तो बड़ी रीसेंट बुक है, और उन्होंने भी इसी चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया है कि इकनॉमिक जो है वो कंसेप्ट्स जो बेसिकली कैनेडी ने भी उसी तरफ ही किया था। तो अगर हम इन तमाम स्कॉलर्स को एनालाइज करके कुछ अगर कैटेगरीज निकालते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के जो डाउन राइज एंड फॉल के, उनका जो ऐसे सुपर पावर का, तो हमें जो दो बड़ी रीजंस नज़र आते हैं वो हैं कि एक तो वो इकनॉमिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम,
यानी जब उनका राइज होता है उसके बाद उनकी ओवर रीच इस तरह वो करते हैं जिसको कैनेडी इम्पीरियल ओवर रीच कहता है। मुख्तलिफ अपने अपने राइटर्स ने अपने अपने जो है वो टर्म्स यूज़ की हुई हैं। तो एक तो वो ओवर रीच कर जाता है, यानी उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा वो एक्सपैंड करते हैं। तो एक तो इकोनॉमिक एग्जॉस्शन होता है और दूसरा उनका स्ट्रक्चरल डिके होता है। ये दो एक मतलब आप कह लें कि एक जो है वो वैसे तो आप 6 या 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि स्टेप्स तमाम मेजर पावर्स के जो जब उनका डाउनफॉल हुआ वो उन स्टेप्स से गुजरते हुए फिर उनका डाउनफॉल हुआ। लेकिन इनको अगर उन तमाम 6 या 7 स्टेप्स को अगर आप किसी 2 अम्ब्रेला के अंदर वो उनको कैद करेंगे तो वो इकनॉमिक एग्जॉस्शन होगा और स्ट्रक्चरल डिके होगा। यही बात इब्ने खुल्दून ने की आज से 600-700 साल पहले, और यही बात 2021 में डैलियो ने की है। यानी मतलब बीच में जो पॉल कैनेडी आए या वेलस्टेन आए तो उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बातें की हैं। तो उन तमाम स्कॉलर्स के जो क्रक्स है उसमें अगर हम जाएं उनके जो एनालिसिस का, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि जो सबसे पहली जो अहम चीज़ है जिसकी वजह से किसी भी ऐसी मेजर पावर का डिक्लाइन होता है वो इंपीरियल ओवर रीच होता है। उसके बाद अगर देखें तो फिर करेंसी डिबेसमेंट आ जाती है, यानी इकनॉमिक एग्जॉस्शन की मुख्तलिफ उसमें आ जाते हैं। करेंसी डिबेसमेंट है, डेट स्पाइरल है, फिर सबसे अहम जो चीज़ है वो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी वो खुद से प्रोड्यूस करना छोड़ देते हैं। और फिर जब ये काम होते हैं फिर सोशल डिके होता है, और सोशल डिके होने के इस तरह होता है कि लोग जो वहाँ के जो अच्छे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो मुल्क छोड़ देना शुरू कर देते हैं, जिसको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। और फिर जब ये काम होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद एक जो है फाइनल जो है वो मरहले में दाखिल होती है जिसमें रिसोर्सेज का भी लॉस हो जाता है और फिर सडन कोलैप्स आता है। तो इन तमाम प्रोसेस से ये जो मुख्तलिफ स्टेट्स जो ग्रेट पावर्स हैं मुख्तलिफ अवकाश से गुजरी हैं। अगर हम तारीख में रोमन अम्पायर का तज़किरा करें, पर्शियन अम्पायर का तज़किरा करें, तो उन्हीं को एनालाइज करते हुए इब्ने खुल्दून ने कंसेप्ट दिया। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं, जैसे पॉल कैनेडी का तज़किरा किया मैंने या डैलियो का तज़किरा किया, वो जो है वो जो बात करते हुए वो मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स की बात करते हैं। तो अगर हम उन्हीं नेशन स्टेट्स में जो सुपर पावर्स उनका भी फिर उसी तरह ज़्यादा यूएस को एनालाइज करने के लिए फिर उस नेशन स्टेट सिस्टम की चीज़ों को हम ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से हम देखें तो उसमें पहले अगर हम स्पेन को देखते हैं तो स्पेन 16-17 सेंचुरी में एक बड़ी पावर थी बिल्कुल। लेकिन विद दीज ये जो डेवलपमेंट्स ये जो अभी मैंने स्टेप्स बताया इन्हीं इंपीरियल ओवररीच का वो शिकार हुआ, यानी 16 सेंचुरी के एंड पर वो एक बड़ी पावर है। ये इंपीरियल ओवररीच क्या है? मतलब इंपीरियल ओवररीच का मतलब है कि आपकी जितनी कैपेसिटी होती है, आपकी जितनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, इकोनॉमिकली ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इकोनॉमिकली आपकी जितनी स्ट्रेंथ मौजूद है आपके खर्चे उससे बढ़ जाते हैं। आप मिलिटरली बेसिकली आप मिलिट्री इस तरह डिप्लॉय करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में कि वो मिलिट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके जो आपकी इनकम है, जो आपकी GDP है या जो भी आपका जो GNP है, जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनसे वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही ये ओवर रीच होता है तो ये आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 16 सेंचुरी के एंड पर स्पेन वाज अ सुपर पावर, मतलब ये जो बाद में आपको फ्रांस और ब्रिटेन नज़र आते हैं यूरोप के अंदर ही, वो उसके मुकाबले में बिल्कुल बहुत पीछे थे। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेस देन अ सेंचुरी, एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, स्पेन कहीं पे भी नहीं था। और वो इसी प्रोसेस है, वो यही हुआ कि उसकी जो मिलिट्री जहाँ पे डिप्लॉय हुई थी वो उसके जितनी ज़्यादा जगहों पर डिप्लॉय हुई थी उसकी मिलिट्री ओवर एक्सपेंड कर रही थी, यानी उसके इनकम का भी। और यही रियलिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके गिल्पिन का भी उसका भी यही कहना है कि जब स्टेट्स उनका डाउनफॉल होता है उसमें जो सबसे अहम जो चीज़ होती है वो आपका ओवर एक्सपेंशन होता है, मिलिट्री ओवर एक्सपेंशन होता है। उसके बाद जब मिलिट्री ओवर एक्सपेंशन होता है तो फिर जो है वो जैसे मैंने बताया कि करेंसी डिबेसमेंट हो जाती है। वही जो सुपर पावर वो जो स्पेन थी, जैसे ही उसका वो जो एक्सपेंशन जो मिलिट्री एक्सपेंशन थी उसके वो अपने एक्सपेंसेस से ज़्यादा हुए तो उसकी करेंसी डिबेसमेंट क्या है कि आपका जो है वो जो आपकी करेंसी पर जो भरोसा है लोगों का वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता है, जैसा यूएसए के ऊपर यूएसए के ऊपर कम हो रहा है। इसी तरह ही स्पेन के साथ हुआ, इसी तरह ब्रिटेन के साथ बाद में होता है 19th सेंचुरी में। वो पावर थी ब्रिटेन जिसके बारे में मतलब वो खुद लिखते थे कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है 19th सेंचुरी में। और जिस तरह उसने 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में बैलेंसर का रोल प्ले करता रहा, वो मतलब दीगर जो सुपर पावर्स थी वो आपस में मतलब कन्फ्लिक्ट में थे, लेकिन जो
ब्रिटेन था वो बैलेंसर का रोल प्ले कर रहा था, यानी वो उस तरह कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता भी था लेकिन उस लेवल पर नहीं जाता था कि जहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंड कर दे, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, मिलिट्री एक्सपेंसेस, वो उसके इनकम से बढ़ जाए। लेकिन क्या हुआ, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ने उसके साथ वही काम किया, वही जो स्पेन के साथ उस वक्त हुआ था 17th सेंचुरी के एंड पर, वही इधर हुआ। और इसी तरह अगर सोवियत यूनियन को देखें, सोवियत यूनियन का भी अब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि उसकी जो जो करेंसी की ताकत वो उस तरह नहीं थी जिस तरह स्पेन ने या जिस तरह ब्रिटेन ने एक्सपीरियंस किया या जिस तरह अभी यूएसए कर रहा है। तो यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की उस तरह मिलिट्री की करेंसी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन वो भी ईस्टर्न यूरोप पर और जो भी उसके जो एक ब्लॉक उसका बना हुआ था नेटो के मुकाबले में, वार्सा पैक्ट जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर उसका जो इंपीरियल एक तरह का उसका रवैया था उनके साथ। और वहाँ पर जब वो जो है वो इस तरह की एक्सपेंशन हुई कि वो उसके अपने 1970s में उसके अपने वो खर्चों से निकल चुका था काम, यानी ब्रिटेन के साथ वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ने किया और यूएसएसआर के साथ वही काम कोल्ड वार के, हालांकि उस वक्त देदान चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उससे पहले इतना खर्चा कर दिया हुआ था अपनी मिलिट्री पर कि वो उनके और वो खर्चों से निकल चुका था काम, उनके एक्सपेंसेस से निकल चुका था काम। और नतीजा क्या निकला कि आपका जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टैग्नेशन आई इंडस्ट्री के अंदर, आपकी जो है वो मजीद कोलैप्स करती गई। जिस तरह ब्रिटेन ने वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो अपनी एम्पायर के ऊपर वो हाथ छोड़ दिया, वो 1970s में वो जो स्टैग्नेशन आई है इकोनॉमिकली, वही 1980s में इस तरह शिद्दत से बढ़ गई कि वही जो ईस्टर्न यूरोप जिसको वो एक अपना ब्लॉक समझता था, उसके ऊपर उसका कंट्रोल खत्म हो गया, पोलैंड गया, रोमानिया गया, चेकोस्लोवाकिया वैसे ही टूट गया, कोलैप्स कर गया। इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज पर जो उसने पहले मिलिटरली इन्वॉल्व होता था 1950s में, 60s में, 70s के अंदर भी मुख्तलिफ औकात में, तो 1980s में उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वो कर सके। तो आपको क्या लगता है यूएसए के साथ भी कुछ ऐसा होने जा रहा है? बिल्कुल मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है, ये आप देख रहे हैं कि ये सारे सब में कॉमन है। जो पिछली पावर्स हैं, तो जो राइटर्स, ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्होंने जो लिखा है वो आज अमेरिका के लिए सच साबित हो रहा है। अमेरिका के ऊपर भी अब आप देखें कि अमेरिका की बेसिस मोर देन 80 कंट्रीज उसकी बेसिस मौजूद है, और उसमें मतलब तकरीबन 750 के करीब उसकी बेसिस है, और तकरीबन 120 से 150 के दरमियान ममालिक हैं जिनके अंदर उनके मतलब बेसिस के अलावा फौजी मौजूद हैं। सो इंपीरियल जो मिलिट्री ओवर एक्सपेंशन है वो तो उसकी ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ जो करेंसी की डिबेसमेंट है, अब ये देखें कि युआन के ऊपर जो लोगों का इन्हिसार बढ़ रहा है द पैसेज ऑफ टाइम, और इवन जो यूरोपियन पावर्स हैं वो भी जो है वो जब से यूरो के ऊपर वो आई हैं, उनका भी जो इन्हिसार है वो डॉलर के ऊपर निस्बतन कम हो गया है। लिहाजा ये जो करेंसी की इकोनॉमिक एग्जॉस्शन, जैसे जो एक बड़ा एक मैंने आपको बताया था, जो इकोनॉमिक एग्जॉस्शन है उसकी तरफ तो अमेरिका पहुंच गया हुआ है, क्योंकि एक तो उसकी ओवर एक्सपेंशन मिलिट्री की हो रही है, फिर उसकी करेंसी के ऊपर वो जो है वो बोझ बढ़ा हुआ है, और फिर डेट उसका, अगर डेट देखें तो डेट उसका मतलब हर साल में उसके अंदर कई गुना इजाफा हो रहा है। वो डेट देने के लिए वो मजीद डेट ले रहा है, अगरचे वो मतलब वो अभी इसको कवर कर पा रहा है, लेकिन ये वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस वक्त ये डेट उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन जाएगा कि उसकी जीडीपी से उससे बढ़ जाएगा। तो जिस वक्त ये काम हो गया तो उस वक्त वो जो सुपर पावर्स पिछली सुपर पावर्स जिस सिनेरियो से गुजरी हैं उसमें ये आ जाएगा। उसके अलावा एक और जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। तो जैसे 1970s में यूएसएसआर की प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, या ब्रिटेन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ने बहुत बड़ा एक दशका लगाया था, तो उसी तरह इनकी प्रोडक्टिविटी भी अब इनके प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है आप बयानात खुद देख लें, वो खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी उस तरह नहीं है, हमने बाहर से इंडस्ट्री वापस लेके आनी है। यानी इंडस्ट्री यूएसए से बाहर जा चुकी है ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड, मतलब वो जिस वजह से भी गई है वो एक अलग बात है, लेकिन इंडस्ट्री उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो एक यानी वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो इंपोर्ट पर खर्च करते हैं, यानी जो उनकी इकानमी है वो इंपोर्ट पर खर्च हो रही है, जो ये उसी इकोनॉमिक एग्जॉस्शन का एक हिस्सा है। तो जिस वक्त ये इस लेवल तक पहुंच गई कि डेट लेवल भी बढ़ गया और प्रोडक्टिविटी इस लेवल तक, जो कि अभी तक मतलब टेक्नोलॉजी के ग्राउंड में अमेरिका कम्पीट कर रहा है, डेफिनेटली वो कर रहा है, लेकिन ये उन स्टेप्स की तरफ जा रहा है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में वो इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लॉस कर चुकी है, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, इंपीरियल ओवर एक्सटेंशन अभी रिसेंटली वेनेजुएला पर अटैक कर लिया, आगे धमकियाँ वो जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो मुख्तलिफ जो है वो ममालिक को दी जा रही है, ग्रीनलैंड को दी जा रही है, ईरान को वेस्टर्न हेमिस्फीयर से बाहर ईरान को भी दी जा रही है, और तो ये ओवर एक्सपेंशन है। जब ये चीज़ें इस लेवल तक पहुँच जाएंगी कि जो दूसरा मैंने बड़ा अम्ब्रेला बताया था वो है स्ट्रक्चरल डिके,
तो फिर उस स्ट्रक्चरल डिके की तरफ स्टेट्स जाती है, जिसको इब्ने खुल्दून ने भी वो अपने वो सॉलिडरिटी का डिक्लाइन कहा था, उसी को ही जो है वो पॉल कैरेडी ने भी उसका तज़किरा किया, डेलियो ने भी उसका तज़किरा किया, वेल्फस्टीन ने भी उसका तज़किरा किया। तो ये डिके की तरफ वो फिर चली जाती है। यानी वेल्फस्टीन तो खैर वो और तरीके से डिफाइन करता है, वो तो दुनिया को ही वो उस तरह वो चेंज मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक पुअर है, एक रिच है और एक मिडल में है, तो वो उनमें वो करता है। लेकिन वो उस तरफ वो डिवीजन बताता है कि एक वक्त आता है जिसमें ये जो दरमियान वाले होते हैं मिडल में, वो या उस तरफ चल जाना शुरू कर देता है, या उस तरफ फिर उनमें से रिच में से वो उधर उसकी तरफ आता है जब सोशल इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज होता है। तो इस इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर जो जिसमें अमेरिका एक सुपर पावर है, अगर हम इस वक्त एक ट्रांजिशनल पीरियड में हैं, इस ट्रांजिशनल पीरियड की जो सबसे अहम बात है वो यही है कि एक जो सुपर पावर थी वो एक थी पहले, अब उसके अंदर एक और सुपर पावर का राइज हो रहा है, और जो पहली सुपर पावर है वो उन्हीं प्रोसेस से गुजरते हुए, जो कि पिछली सुपर पावर्स तारीख में जो बता रही है कि तारीख के अंदर जो सुपर पावर्स का जिस तरह डिक्लाइन हुआ है, तो उन्हीं प्रोसेस से गुजरते हुए वो एक मरहले तक पहुंच चुकी है जिसमें उसने इकोनॉमिक एग्जॉस्शन का, और ये हम सिर्फ नहीं कह रहे, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने बार बार दोहराया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि उनके ऊपर इकोनॉमिकली अब प्रेशर है। वो अब दुनिया के जो पुलिसमैन का, जो ग्लोबल पुलिसमैन का जो उनके पास वो जो था एक स्टेटस, वो अब वो नहीं उसको मेंटेन रखना चाहते, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ उनके अपनी स्टेटमेंट से साथ है। अब जो अगला मरहला है स्ट्रक्चरल डिके वाला, जिसके अंदर सोशल डिके आ जाएगा, जिसके अंदर लॉस ऑफ रिसोर्सेज इस लेवल के आ जाएंगे कि आपके पास अपनी कोई चीज़ नहीं होगी, आप सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट कर रहे होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ बैरूनी चीज़ों पर इन्हिसार कर रहे होंगे। जब ये मरहला आ जाएगा तो उस वक्त जो है इसका डाउनफॉल, आप इसको वो जो सडन कोलैप्स एंड पर वो होता है उसको आप रोक नहीं सकेंगे। तो यूएसए उन मराहल में से कुछ तय कर चुका है और कुछ की तरफ वो गामजन है, और जैसे ही वो इन मराहल से गुजरेगा, यानी सोशल डिके उधर ये नहीं है कि है नहीं, सोशल डिके शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन वो अभी उस लेवल का नहीं है। इकोनॉमिक एग्जॉशन भी हो रही है और डिके भी हो रहा है। इकोनॉमिक एग्जॉशन ज़्यादा लेवल पर है, लेकिन सोशल डिके में मैं समझता हूँ कि अभी चूँकि उनके पास एक वैल्यूज़ का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कह लें या उसको, यानी एक ऐसा मतलब एक स्ट्रक्चर था जिसने उनकी सोसाइटी को मेंटेन रखा, एक मतलब एक पिछले 250-300 साल से। तो उस टाइम पीरियड मतलब ये जो सोशल जो स्ट्रक्चरल डिके है, ये इसका अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो वैल्यूज़। लेकिन ये बात कहना, जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की बात करते हैं, इससे पहले ब्रिटिश एक्सेप्शनलिज्म की बात होती थी। हर मुल्क अपने जो सुपर पावर के स्टेटस पर पहुंचता है वो अपनी एक्सेप्शनलिज्म की बात करता है। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की जो बात है वो उनके प्रेसिडेंट इस तरह कहते हैं कि अगर वो ना कहें तो वो इसको, उनके अवाम भी उनको पूछते हैं। ओबामा के ऊपर बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म होती है एक्सेप्शनलिज्म को, उसने तज़किरा नहीं किया था, बल्कि उसने इस तरह किया था कि उसने बाकी ममालिक की, उसने कहा कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, उससे सवाल हुआ तो उसने कहा, सवाल हुआ था कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म को आप किस तरह देखते हो। उसने आगे से, मतलब ये इब्तदाई दिन थे उसके प्रेसिडेंसी के, उसने आगे से जवाब दिया कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म उसी तरह है जैसे ब्रिटिश एक्सेप्शनलिज्म थी या जैसे रोमन एक्सेप्शनलिज्म थी, और इस चीज़ का उसको बड़ा नुकसान हुआ। दोबारा उसके बाद उसको उस बार एक्सेप्शनलिज्म को इस तरह उसने तज़किरा किया कि बाकी किसी प्रेसिडेंट ने भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो फिर उसका एक अवाम ने उसको रिस्पॉन्ड इस तरीके से किया कि उसको फिर करना पड़ा तस्करा। यानी ये जो एक्सेप्शनलिज्म का मैं वो कह रहा हूँ कि एक्सेप्शनलिज्म ये फिर कहीं पे भी नहीं रहती। जब ये इन स्टेप से स्टेट्स गुजरती हैं तो एक्सेप्शनलिज्म या वो जो वैल्यूज़ का जो हम तस्करा कर रहे हैं वो वैल्यूज़ खत्म हो जाती हैं। वो एक्सेप्शनलिज्म, वो इकोनॉमिक, वो जो सुपीरियरिटी है, वो जो जियोपॉलिटिकल सुपीरियरिटी है, वो सारी खत्म हो जाती हैं जिस वक्त डिके इस लेवल तक पहुंचता है कि ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाता है, आपके अपने जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और यही जो चीज़ है ये अमेरिका इस पर इसकी तरफ गामजन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, यही वजह है कि जो यूएसए को प्रेशराइज कर रहा है वेनेजुएला पर अटैक करने के लिए, वही चीज़ प्रेशर कर रही है कि कैरिबियन कंट्रीज़ पर और ग्रीनलैंड पर अटैक करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो प्रेशर आया हुआ है इसी की वजह से वो इस तरह के अग्रेसिव स्टांस ले रहा है। लेकिन इसमें एक और बात समझने की ज़रूरत है, ये जो अग्रेसिव स्टांस है ये बजाते खुद जो है जो मिलिट्री की ओवर एक्सपेंशन में आ जाते हैं। सो ये इनसे उनको, अब जैसे वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज या उनकी बात करें तो उनके ऊपर उनके बारे में ये जो अथेंटिक राय मौजूद है वो ये है कि वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं और उनके ऊपर जो उनके जो एक्सप्लोरेशन है वो बाकी ऑयल रिसोर्सेज से ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। इसी वजह से तो वो उनके वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा होने के बावजूद उस तरह एक्सप्लोर नहीं हो सके। सो अगर वो इस तरफ जाता भी है तो वो ये इकनॉमिकली मज़ीद उसके ऊपर वो बर्डन पड़ेगा। यानी एक तो मिलिटरीली वो उसका जो है एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे किसी भी जो है वो मनूवरिंग से वो बढ़ेंगे,
और उसके अलावा अगर उससे कोई आउटकम ना आया, जैसे कि एक्सपेक्टेड है वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज, तो इस तरह के नहीं है। अगर वो दीगर जो रिसोर्सेज हैं, सिल्वर है, कॉपर है या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनमें से अगर कोई चीज़ वो उधर से एक्सप्लोर करता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद ये जो प्रोसेस है, ये जो राइटर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने तय किया है, इस प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता। ये साइकिल है, ये साइकिल चलना ही चलना है। ये एक वक्त आना ही आना है जिस वक्त ये इनके रिसोर्सेज, क्योंकि जो भी पावरफुल स्टेट होती है, वो अब पावरफुल स्टेट का एक अलमिया ये होता है, वो अपनी पावर की एक्सपेंशन को रोक नहीं पाती क्योंकि ये पावर काल में है। सो ये काम होना ही होना है कि उसने एक्सपेंड करना ही करना है पावर ने। और जो पावरफुल स्टेट है वो जैसे ही एक्सपेंड ज़्यादा करती है, ओवर एक्सपेंड कर जाती है, तो वो फिर डिके की तरफ आती है। तो ये काम अमेरिका के साथ होना शुरू हो चुका हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें टाइम पीरियड का जो है वो, मैं ये नहीं कह सकता कि इतना टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड उनके वैल्यूज़ की वजह से, उनके एक पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है थोड़ा सा। लेकिन ये कहना कि ये साइकिल रुकेगा, ये साइकिल नहीं रुकने वाला। ये डिक्लाइन होना है, देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स ने बात की है, ये तारीख जो हमें सिखा रही है, इसके अंदर कोई तब्दीली आने वाली है। अगर इस सारी बात को कंक्लूड किया जाए तो ये नज़र आता है कि यूएसए का डिक्लाइन नज़दीक है। वक्त का पता नहीं, लेकिन एक साइकिल जो कि वक्त के साथ चलती है कि एक स्टेट जो कि वीक स्टेट से पावरफुल स्टेट और पावरफुल स्टेट से एक ऐसी स्टेट जो कि पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है, वो एक टाइम आने पर दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाती है कि एक वीक स्टेट। जैसे स्पेन एक टाइम पर वीक से पावरफुल से एक सुपर पावर, और सुपर पावर से अगेन वीक, सेम जैसे ब्रिटेन के साथ हुआ, यूएसएसआर के साथ हुआ। और यूएसए कोई एक्सेप्शनल स्टेट नहीं है, वो भी लोगों के मजमूए पर एक स्टेट है जो कि कमज़ोर से ताकतवर और ताकतवर से सुपर पावर बनी, और अब उस सुपर पावर से वो दोबारा से वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ लौट रही है। और अगला टारगेट वेस्टर्न हेमिस्फेयर से सिर्फ अपने ही रीजन या अपनी ही कंट्री तक की पावर महदूद रखने का है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।